स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था क्विकली एक दफ़ा रिवाइज करेंगे, फिर बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह आगे। सर कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि IFRS 8 शुरू से जो पिछली 2 क्लासों में पढ़ा था, IFRS 8 ऑपरेटिंग क्या कहता है? ऑपरेटिंग सेगमेंट्स हमें वो हमें कहता है कि भैया सेल्स का ब्रेकअप करके बताना है। हमने कहा बेस्ट हो गया। फिर हम आगे बढ़े थे, उसने हमें और क्या कहा था सर? उसने हमें कहा था कि जो ऑपरेटिंग सेगमेंट होता है ये अप्लाई होता है लिस्टेड कंपनीज अबाउट टू बी लिस्ट उनके कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, और आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सर अगर दोनों साथ बन रहे हो कंसोलिडेटेड और इंडिविजुअल तो कंसोलिडेटेड पर ही देना है। सही है सर। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी अप्लाई होता है। इंटरिम क्या होते हैं? फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर। सर फिर हम आगे बढ़े थे, हमने कहा कि भैया यूनिलीवर कहता है मेरे 22 ब्रांड हैं पाकिस्तान में, मैं इसको क्या सबको अलग अलग डिस्क्लोज करूं, सबकी सेल्स वगैरह? क्योंकि शेयर होल्डर अगर आप कहते हो कि अलग अलग बताओ, उसका हक है जानना कि भाई लक्स कितना कमा रहा है, डव कितना कमा रहा है, सनसिल्क कितना कमा रहा है, तो क्या मैं इन सबको अलग अलग कर दूं? तो बोला नहीं, पहले तो ये आइडेंटिफाई करो ये ऑपरेटिंग सेगमेंट है भी या ऑपरेटिंग सेगमेंट में कितनी बातें होती हैं? 3। पहली बात एबिलिटी टू अर्न एंड स्पेंड, दूसरी बात रिव्यूड बाय CODM, तीसरी बात डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये तीनों बातें हुई तो हमने कहा ऑपरेटिंग सेगमेंट है। इनमें से एक भी बात नहीं हुई तो हमने कहा राउंड 1 से ही आउट। यूनिलीवर ने कहा हमारे 22 के 22 के अंदर ये तीनों बातें हैं। बोला फिर क्या करें? 22 अलग अलग P&L शॉर्ट ऑफ चीज़। बोला नहीं, एग्रीगेट कर दो, इनमें से जो मिलते जुलते हैं उनको क्या कर दो। तो हमने कहा 5 क्राइटेरिया है एग्रीगेशन के, सारे मीट होना जरूरी है। पहला, नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस सेम हो। साबुन शैम्पू आपकी खूबसूरती पे इस्तेमाल होते हैं, नेचर वाइज प्रोडक्शन प्रोसेस, जमा हुआ और पिघला हुआ प्रोडक्शन प्रोसेस और कर देते हैं। हमने कहा तीसरा, टाइप और क्लास ऑफ कस्टमर, इंसानों के जिस्म पे यूज होते हैं। चौथा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी सेम है, या तो जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं या तो बड़े सुपर स्टोर्स को दे देते हैं। पांचवा, रेगुलेटरी। पाकिस्तान के कॉस्मेटिक तो हमने यूनिलीवर ने कहा इस तरीके से हमने 22 को 3 सेगमेंट बना दिया। सही है। होम केयर, पर्सनल केयर, फूड्स एंड बेवरेजेस। बोला अब डिस्क्लोज करने, बोला नहीं, 3 क्राइटेरिया। पहला, उस सेगमेंट के एसेट जो ओवरऑल टोटल सेगमेंट्स के एसेट्स हैं उसका 10% या उससे 10 मतलब 10, 9.99 इज नॉट 10 यहां पर है ना। वैसे तुम लोग कर देते हो लेकिन यहां पर नहीं। दूसरा, उस सेगमेंट का टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू में इंटरनल प्लस कितना होना चाहिए? 10% और मोर। सही है, ऑफ ऑल सेगमेंट्स रेवेन्यू। तीसरा, हमने कहा कि सर हायर ऑफ, ये इंपॉर्टेंट था, हायर ऑफ सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ, जिन सेगमेंट्स में प्रॉफिट है उनको प्लस करो, जिन सेगमेंट में लॉसेज है साइन को इग्नोर करके उनको प्लस करो। उन दोनों का हायर देखो, उसका 10% देखो, फिर इंडिविजुअल सेगमेंट से साइन को इग्नोर करके क्या करोगे? कंपेयर करोगे। ऐसा ही है सर। फिर मजीद और शदीद आगे बढ़े, और हमने क्या पढ़ा था जल्दी बताओ? हमने पढ़ा था कि जो है सर जज्बात का इज़हार। हमने कहा सर आज की क्लास में हम कुछ और पढ़ेंगे। ये हैंड आउट जो है, इस हैंड आउट के बाद अब आप लोग, बल्कि हाँ ये कल वाले जो आधे रह गए थे उनके, स्मार्ट है वैसे ये लड़का, इसको पता है कब कहाँ क्या कैसे करना है। किसकी बात कर रहा हूँ? जो नया बॉय आया, क्या नाम है? बाकर जी। जो साबुन और शैम्पू की एग्जांपल दी गई, मतलब इंसान को उसको जो बकराई को जो जानवर को नहलाते वगैरह है, तो वो मतलब उसको भी तो लगता है मतलब वो, लेकिन बना उनके लिए नहीं है भाई। जानवरों को भी उससे नहला दिया बेटा, जानवरों के अलग शैम्पू आते हैं। अल्लाह माफ़ करे। उस तरफ है आलियान। आलियान, that was selfish। आलियान खुश है? आलियान खुश है? लग नीराज, नाराज लग रहा है तो।
तुम लोगों के पास यहाँ पर आखिरी पेज कौन सा आ रहा है बेटा? आ जाए पेज नंबर 19। सर इसमें ना पास पेपर्स में एक सवाल आ रहा है, हीरा लिमिटेड आ रहा है, डायमंड लिमिटेड। जरा शुरू हो जाए, लेकिन इसमें आपने क्राइटेरिया डिफाइन करना है डायमंड लिमिटेड का। शुरू हो जाए, कल याद है ना हम 3 कैसे फॉर्म करेंगे आंसर, वैसा ये शुरू हो जाए। 7 नंबर का था ऑटम 19 में, सितंबर 19 में। तुम लोग कहाँ थे जब? चले शुरू हो जाए। जैन कर देता हूँ, आज कर देता हूँ। कौन कौन से रिपोर्टेबल है? B, C, D, F। फॉर्मेट, आंसर की हेडिंग डालनी है पेपर में, और क्राइटेरिया बताओ भैया। एसिड्स की क्या पोजीशन है? टोटल एसिड्स कितने हैं मेरा बच्चा? हमने कहा 884000। तो हमने क्या कहा था, टोटल एसिड्स का कितना होना चाहिए? 884000 का कितने परसेंट? तो कितना हो गया? ऐसा ही है। रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, टोटल रेवेन्यू उठाना है। अब टोटल कितना है? 3,17,500 का 10% कितना हुआ? 317। चलें जी, प्रॉफिट और लॉस वाला इसमें है ना, जरा हम इसकी वर्किंग करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की आ जाए आ जाए आ जाए। सम ऑफ प्रॉफिट्स एंड सम ऑफ लॉस किस किस में है? ए बी डी। ए बी डी से कौन याद आता है? तो आ जाए सर, ए बी डी पे आते हैं। सम ऑफ हायर ऑफ प्रॉफिट्स पे आ जाओ जरा भैया। प्रॉफिट्स टोटल कितने हैं और लॉसेस कितने हैं? प्रॉफिट्स का बताओ कितना टोटल है। सवाल आपके है सामने, कितना आ रहा है? सर हमने कहा 19,000 प्लस 2300 प्लस 2900, ऐसा ही है। सी, ई और एफ में कितना हो गया? 24,200। मानते हो? पक्की बात है। लॉसेस कितने हैं? हाँ 37। तो हमने कहा सर ये क्या हुआ? तो हमने कहा प्रॉफिट्स के केस में हमारे प्रॉफिट और लॉस पीएनएल पे ग्रेटर देन इक्वल टू 37,000। इसके आगे लिख दो वर्किंग 1 और यहाँ पर हेडिंग डाल देना वर्किंग 1 की। उसका 10% कितना हो गया? चलें सर, अब आ जाते हैं। हमने कहा सेगमेंट्स, रिपोर्टेबल ऑन दी बेसिस ऑफ। हाँ जी, एसेट्स, रेवेन्यू और चलें जी, सेगमेंट ABCD है। कहां तक है? तो मुझे बताते जाएं। ए भैया है नहीं है? एसिड की बेस पे कितने एसिड्स हैं उनके? कम है। तो हमने कहा एसिड की बेस पे तो नहीं है। बी, यस सर। तो हमने कहा एसिड्स और सी नहीं है। डी, ई। चलें सर, तो हमने कहा पहली अटेम्प्ट में 6 में से कितने बच्चे पास हुए? 2 बच्चे। फिर आ जाएं
रेवेन्यू की बेस पर ए, फिर कोई भी नहीं है, ये बेचारे पहली में पास हुआ था, दूसरे में रह गया, पेपर मुश्किल आ गया। पीएनएल की बेसिस पे साइन को क्या करना है, इग्नोर, जैसे लोगों ने आपकी बातों को किया है। आ जाए तो हमने कहा पहला है, दूसरा ये फिर पास हो गया, तीसरा और डी भी है ना, तो हमने कह दिया बी सी और डी। तो हमने कहा ये लॉस की बेस पर है, ये भी, और लॉस। यहां तक क्लियर है, पक्की बात है। तो देखा जाए तो हमने कहा एक्चुअल में बी सी डी और एफ है ना। लेकिन रुकें जरा, अब सर यहां पर हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कॉन्सेप्चुअली। आखिरी चीज जिसको हम कहेंगे वाइल्ड कार्ड एंट्री। अब वाइल्ड कार्ड एंट्री का मतलब क्या है? बोला यार देखो वही कॉन्सेप्ट है जैसे बचपन में कभी तुम लोगों ने क्रिकेट खेला हो और तुमने कहा एक मतलब सामने वाली टीम में 11 लोग थे, अब तुम्हारे पास 9 लड़के थे, तुमने कहा यार 2 लड़के तो चाहिए ही चाहिए, तो तुमने अपने तो 2 दोस्तों को ऐसे मजलूमों को पकड़ लिया, जिनको क्रिकेट खेलने तो नहीं आती थी, लेकिन आपने कहा कि भैया तुम चलोगे, फील्डिंग तो कर ही दोगे, सही है, गिनती पूरी करने के लिए शामिल कर लिया है ना। खवातीन की मेरी कोई ऐसी एग्जाम्पल आप लोग खो खो में शायद करती हूँ, सही है। तब आए सर, लेकिन जो है यहाँ पर भी ऐसा ही, बोला यार देखो जिसको तुम रिपोर्टेबल बना रहे हो ना, जिसको तुम उनकी सेल्स, टोटल एक्सटर्नल सेल्स, एक्सटर्नल मतलब जो पीएनएल में आती है, एक्सटर्नल का टोटल एक्सटर्नल सेल्स का 75% तो होनी चाहिए। आपने कहा अगर नहीं है तो बोला फिर किसी और को पकड़ना है इनमें से ही जो बचे हुए हैं, और उसको ज़बरदस्ती क्या बना देना है, रिपोर्टेबल, है ना। फिर सुनो, बोला जैसे यहाँ पर हमारे पास रिपोर्टेबल भैया कौन कौन से निकल के रहे, बी सी डी एफ। बोला यार ये जो 4 है ना, इनकी जो एक्सटर्नल सेल्स है, ये टोटल एक्सटर्नल सेल्स का 75% या उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर तो नहीं है तो किसी और सेगमेंट को, कौन सा और बचा, ए और ई, इन दोनों में से किसी और को पकड़ो और जबरदस्ती डाल के क्या करो, 75। तो आए सर आए, अब हमने कहा इसको पहले लिख लेते हैं 75, इसको बेटा वाइल्ड कार्ड एंट्री मैं कहता हूं, लेकिन आपने पेपर में 75% रूल कहना है, सही है। लिख लें अपने पास आसान शब्दों में, एक्सटर्नल सेल्स ऑफ रिपोर्टेबल segments should be greater than equal to 75% of total external sales. If not, then make any non-reportable segment reportable to reach 75%। बोला भैया जिसको तुम कह रहे हो इम्पोर्टेंट है, रिपोर्टेबल है, उनकी सेल्स कम से कम 75% तो होनी चाहिए। नहीं है तो भाई मुझे नहीं पता, बनाओ, है ना भाई, बनाना तो चाहिए तुम्हें। तो सर याद रखिएगा कि जिंदगी में ना कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। आपको कोई नहीं पसंद है, लेकिन टीम में साथ लेकर के चलना है, जिंदगी में साथ लेकर के चलना है।
तो नहीं पसंद कोई कज़न, लेकिन क्या करें, है तो ख़ानदान में ही, शादी ब्याह में मुलाकात तो होगी, ख़ानदान के इवेंट्स में पिकनिक्स में भी होगा, तो क्या करें। एडजस्ट। और सर यही तो ज़िंदगी का हुस्न है, और मतलब हर चीज़ ख्वाहिश के हिसाब से होने लगे तो फिर जन्नत हो गई ना। दुनिया में तो कुछ ख्वाहिशें अधूरी रह जाती हैं। मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि अधूरी ख्वाहिशें ही जीने की वजह होती हैं। चले सर, बढ़े क्या आगे। तो अब आए ना सर देखते ना, अप्लाई करते हैं। इधर मुझे ज़रा बताएं 75% रूल की आप वर्किंग 2 करें अगर। अब आपने देखना है कि आपके पास रिपोर्टेबल सेल्स कौन कौन सी हैं और रिपोर्टेबल सेगमेंट्स की सेल्स कितनी है। आ जाए, BCDF है, कौन सी सेल्स उठानी है, एक्सटर्नल, तो B की कितनी है 184, C की 22 प्लस 24 25, यही है इनकी सेल्स। और टोटल कितना गिवन है इसने 270। तो जरा मुझे बता दे मेरा बच्चा कितना हुआ। 91 पॉइंट। तो आपने यहाँ पे लिख देना है 75% रूल इज कंप्लाइड विथ। यह आपका हो गया 7 नंबर का सवाल। क्या लिखना है आपने, 75% वाला रूल कंप्लाई हो चुका है या हो रहा है। यहां तक क्लियर है, आसान है। नहीं, ऑपरेटिंग सेगमेंट जरूरी है, सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स नहीं, टोटल कंपनी की। सर अगर टोटल करने के बाद भी अगर 75% नहीं हो रहा तो फिर नहीं, अगर ज़्यादा घुमाने के लिए करते हैं। नहीं ऐसा क्यों घुमाए वो। फिर अगर ऐसा हो जाए ना कि आप सबकी सेल्स जल्दी फिर भी 75% नहीं बन रहा, तो पेपर में लानत बना के बना दे। क्यों करेगा भाई, वो करेगा ही नहीं। अगर नहीं 75% नहीं आ रहा जितने रिपोर्टेबल सेगमेंट है, तो फिर बाकी सबको चेक करना पड़ेगा। नहीं, किसी एक को ऐड करें। अब उसमें ऐड करने के लिए भाई देखिए, आपने कहा सपोज करें ये आ रहा होता है, मैं एग्जांपल देता हूँ 73%, फिर आपने कहा कि भैया मुझे इसको क्या करना है 75। अब बच्चे का सवाल ये होना चाहिए, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करा था सर किस बेस पे ऐड करेंगे, लेकिन वो कॉमन सेंस है, किस बेस पे ऐड करोगे, जिसकी एक्सटर्नल सेल्स ज्यादा होगी। जैसे सपोज करो यहाँ पे B, C, D और F है ना, नहीं हो रहा। अब तुम्हारे पास बचा है E और A, तो किसको ऐड करोगे, A की तो है ही नहीं एक्सटर्नल, तो किसको ऐड करोगे, E को। A की अगर होती और 25,000 होती तो किसको करते, A को, है ना, कॉमन सेंस, बट इट्स नॉट कॉमन। यहां तक क्लियर है। तो सर ये 7 नंबर का सवाल था, ये पहली दफा जब सिलेबस में आया था, उसके बाद पहली दफा इसकी टेस्टिंग हुई। हाँ, और उसके आगे बेसिस पता है क्या करेंगे। सपोज करें ये ई आता ना, तो हम कह देते कि ई को भी हम बनाते, कॉल कॉलम डालते, हम कहते 75% रूल, और उसके हिसाब से यहाँ पे लिख देते ऑन द बेसिस ऑफ 75% रूल। सही है। तो सर याद क्लियर है, पक्की बात। बढ़ जाए आगे। सर ये सिर्फ रेवेन्यू की बेस पे होगा, ये जो वाइट एक्सटर्नल रेवेन्यू में भी सिर्फ एक्सटर्नल सेल्स, नॉट इंटरनल। सवाल में क्राइटेरिया तो रेवेन्यू वाला मीट होगा ना। हाँ, लेकिन एक्सटर्नल सेल्स देखिए, रेवेन्यू में जब यहाँ पर बात करते हैं तो हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों लेते हैं, लेकिन जब 75% रूल की बात होगी तो यहाँ पे वाज़ेह अल्फाज में क्या लिखा है, एक्सटर्नल सेल्स। इंटरनल को इग्नोर करना है, ठीक है। हाँ ही ना सर, अब आगे बढ़ते हैं। इसी पेज पे मार्च 20 का एक वो आ रहा है, क्या आ रहा है,
MCQ आ रहा है 1 नंबर का, ऑटम 19 में पूछा, फिर मार्च 20 में इसको 1 नंबर की मिली औकात है ना। बताएं जी क्या आ रहा है। अकॉर्डिंग टू IFRS, इफ अ फाइनेंशियल रिपोर्ट कंटेन्स बोथ consolidated FS of a papa as well as parent separate financial statement, segment information is required ABCD A only in the consolidated financial। MCQs कैसे थे FR1 के? आसान थे। हाँ सर आए। चलिए सर पेज नंबर 11 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 11 आ गए। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे MCQ नंबर 5 आ रहा है। An operating segment is a component of an undertaking। बताएं जी, 3 है। That engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses, whose operating results are regularly reviewed by the undertaking CODM to make decisions about resources, for which discrete financial or which is taxed separately। 1 2 3 B 1 2 3 है ना। MCQ नंबर 6 पे आ जाओ। And a component of an undertaking that sells primarily or exclusively to other operating segment of the undertaking ABCD। बताएं, it must be classed as an operating segment। It must be, it is included if the undertaking is managed that way। It is included as an if the management so desires। अंग्रेजी का टेस्ट हो गए है ये। ABCD C कितने लोग कह रहे हैं C? सही जवाब है C। सर मस्ट क्यों नहीं है भाई? हो सकता है बाकी कंडीशन मीट ना करें, एक्सक्लूड भी नहीं कर सकते। मैनेजमेंट के ख्वाहिशात, कोई भी ख्वाहिशात तो जन्नत में पूरी होती हैं आलियन, है ना, होंगी इंशाल्लाह। आ जाए। फिर हमने कहा सी में क्या है, मैनेजमेंट इस भाई इस तरीके से होती है। अब आ जाए। IFRS 8 shall apply to listed companies, any company reporting under IFRS that wishes to provide the information all other companies reporting under IFRS। 1 C आ जाए। 8 an operating segment may engage in business activities for which it has yet to earn revenues। अभी कमाना शुरू करना बाकी है। For example, startup and it ABCD। कितने लोग करें D फॉर दरिंदा? डी वाले बताएं, बी वाले बताएं। बी वाले बताएं। बी सही जवाब है बी। सर मे बी रिपोर्टेबल सेगमेंट। अभी रेवेन्यू कमाई नहीं है, लेकिन हमने कहा रिपोर्टेबल सेगमेंट हो सकता है एसेट्स की बेस पे, है ना। MCQ नंबर 10, 2 या उससे ज़्यादा ऑपरेटिंग सेगमेंट को हम जमा कर सकते हैं एक सेगमेंट में अगर एग्रीगेशन क्राइटेरिया हो। ठीक है, उसमें बताओ एग्रीगेशन क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, नेचर ऑफ प्रोसेस, टाइप और क्लास, मेथड यूज्ड टू इफ एप्लीकेबल, द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। सही। और हमने कहा स्टाफ नंबर्स 1 to 5 कौन सा है? डी।
सर इसके अलावा एमसीक्यू नंबर 13 पे आ जाओ। डी ऑल ऑफ दी above. If an entity that is not required to apply this IFRS choose to disclose information about segments that does not comply with this IFRS. it shall describe the information। बताओ पहले कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे एक ऐसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक अनलिस्टेड, जिसके ऊपर ये अप्लाई, वो एक इंफॉर्मेशन डाल देता है अपने अकाउंट्स में और उसको कहता है कि ये सेगमेंट इंफॉर्मेशन है, सही है? तो क्या वो ऐसा कर सकता है? कर सकता है। उसको लोग अप्लाई नहीं उसको ऑब्लिगेटरी नहीं, उसका आंसर है फॉल्स। तभी तो बोला इसको सेगमेंट इंफॉर्मेशन का मतलब अकाउंटिंग की ज़बान में क्या है IFRS 8 के हिसाब से, सही है? तो हमने कहा सर आप पे अप्लाई नहीं होता ना, तो आप होशियार बन के किसी भी इंफॉर्मेशन को सेगमेंट इंफॉर्मेशन है, समझे सर? भाई मैं लिस्टेड कंपनी हूँ, मेरे पे अप्लाई होता है, मैं IFRS 8 के हिसाब से करूँगा। मैं अदर देन लिस्टेड कंपनी हूँ, मेरे पे अप्लाई नहीं होता, तो अब मैं क्या करूँगा? तो मैं उसको डिस्क्लोज कर दूं लेकिन सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का नाम नहीं दूंगा, क्योंकि सेगमेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, किस तरफ जा रहे हैं? IFRS 8। हमने कहा सर आप हाँ डिस्क्लोज करेंगे लेकिन आप उसको कोई और नाम दें। IFRS 8 का शुबा नहीं होना चाहिए। बशीर भाई का हो गया इंतकाल, उनके 4 बच्चे थे, 5वां आ गया, बोला बशीर भाई मुझे भी कह कि तू मेरे बेटे की जगह है, जायदाद में हिस्सा दो। बच्चे क्या बोलेंगे? नहीं कह सकते इस वक्त आप बशीर भाई का अपने आप को बेटा। तो भाई उसने कहा अप्लाई नहीं हो रहा तो क्यों कह रहे हो कि मैं सेगमेंट इन्फॉर्मेशन हूँ? आए सर आए, इम्पेयरमेंट याद है क्या? बट उसका MCQ बाद में करेंगे, रुक जाओ। आगे आते हैं, हमने कहा चलें सर अब हम आएंगे और जो कल की क्लास वाला हैंड आउट था या परसों वाली था उस पर आ जाएं। देखिए सर अब हमने इसमें कौन सा सवाल कर लिया, जल्दी बता दें मुझे। 1 2 मैंने एक होमवर्क भी दिया था, 9 दिया था, हो गया? कौन कौन है रिपोर्ट टेबल? पहला वाला हैंड आउट कहाँ गया? तो कल तो था तेरे पास। आइए चलो मैं करवाता हूँ। किस किस के पास नहीं है? क्यों बोल गए? ओके चलें, एक काम ये करते हैं कि मैं करवाता हूँ। अच्छा एक काम ये करें, जब तक आप लोग फ़ोटो ले लें, पड़ोसी से फ़ोटो ले लें, मैं जब जो क्वेश्चन बोलूँ उसका। अच्छा भाई बताएं 9 में कौन कौन से वो हैं रिपोर्टेबल? यूरोप, एशिया, बस यार वो कल वाले जो 10 पेजेस थे ना, अगर वो 3 बच्चों के पास नहीं है, करवा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। हाँ चलें करवा दें। ओके पेज नंबर 2 से 10, पेज नंबर 2 से 10 वाले, ठीक है ओके। चलें सर आ जाएं, पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, केस एंड। इस टाइम पे मैं दोनों में पढ़ाता था, तब एक सवाल था जो मेरे का दोनों जगह चलाना है। आ जाएं, चले सर इसको ना सबसे पहले आप सबसे पहले नॉर्मल सवाल समझते हुए इसमें डिस्क्लोजर बनाना हम सीखेंगे, लेकिन इसको अभी आप नॉर्मल सवाल समझते हुए क्या करेंगे? रिपोर्टेबल सेगमेंट 75% रूल तक है ना, अब हमें पता है ना, अप्लाई करके सॉल्व करना शुरू करें। नॉर्मल सवाल समझ गए? हाँ इसमें जो नीचे लाइन लिखी हुई है ना, एक लाइन पढ़ेंगे, इंटर सेगमेंट सेल बाय केमिकल टू पॉलिएस्टर एंड सोडा ऐश इज 28 एंड
तो इसने कहा भैया जो केमिकल्स की 1790 की सेल जा रही है ना, इसमें 28 + 10 38 मिलियन इंटर सेल सेगमेंट सेल्स है। तो इसकी एक्सटर्नल कितनी बचेगी? 1752। तो ये कहाँ काम आएगी? 75%। चलें जी, शुरू हो जाएं इसको नॉर्मल साधारण सवाल समझते हुए। आखिरी की तो मैंने अभी काम की नहीं है। ये नहीं है काम का। अच्छा, उसमें किसकी बात कर रही है? वाला ऑपरेटिंग एक्सपेंस वाला काम का नहीं है। अभी सिर्फ आपको इसमें ये ज़रूर है कि इसमें आपको प्रॉफिट दिया हुआ नहीं है, आपको ग्रॉस प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके प्रॉफिट निकालना है। लेकिन जो आखिरी का पैराग्राफ है ना, 3 लाइनें बिल्कुल काम की अभी नहीं है, अभी नहीं है, ये डिस्क्लोजर के लिए है बेटा। हाँ जी, कौन कौन से आ रहे हैं रिपोर्टेबल? स्टैंडर्ड रूल अभी नहीं लगाया, नहीं आ रहा। 73% आ रहा है, फिर किसी एक को बनाना पड़ेगा ना, वाइल्ड कार्ड एंट्री देनी पड़ेगी भाई। हाँ तो सब बताया नहीं, मतलब सबके सारे एक्सटर्नल नहीं है सिवाय सब में प्रॉफिट आ रहा है, किसी में लॉस तो नहीं आ रहा। सम ऑफ प्रॉफिट्स कितना आ रहा है? 115। तुम लोगों ने इंडिविजुअल प्रॉफिट निकाल लिया ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस करके, लिखा हुआ है तुम्हारे पास ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इंडिविजुअल निकाल के लिख के रखो, अभी डिस्क्लोजर में काम आएगा। जैसे 117 - 57 इज 60 है ना, कहीं लिखो। नहीं आ रहा 75% रूल कंप्लाई। अब किसको ऐड करोगे भैया? 73% आ रहा है तो ऐसे तो किसी को भी करना है तो वैसे किसी को भी कर दें, लेकिन कॉमन सेंस क्या कहती है? फार्मा है ना, कॉमन सेंस क्या कहती है? आए सर, इसको अब जरा मैं बोर्ड पे करता हूँ, आप मेरी हेल्प करें। ऑनलाइन वाले बच्चों, तुम भी सवाल के अगर चाहो तो स्नैप ले लो, बाकी मैं हैंड आउट शेयर करवा देता हूँ। चलिए जी, मुझे जरा बताएं सवाल का नाम क्या है? केस से आ जाए सर। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया एसेट्स कितने होने चाहिए? टोटल एसेट्स कितने हैं? 1/4 इंटू तो 145.5। फिर हमने कहा दूसरे नंबर पे रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लेते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। तो रेवेन्यू कितना है टोटल? 2732 का 10%। देख रहे हैं, मैं पॉइंट्स में ले रहा हूं, मैं इसमें राउंडिंग ऑफ वाला चक्कर नहीं कर रहा हूं, है ना। फिर आगे हमने कहा सर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, आपने निकाला सम ऑफ प्रॉफिट्स कितना आ रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट ही है ना, कितना है? 11 कितने परसेंट, कितना हुआ मानते हो? 115.2। यहां तक हम क्लियर हैं बच्चा लोग? फिर हमने कहा सर अब आ जाते हैं, मुझे बताओ सेगमेंट्स कौन कौन से हैं? केमिकल्स, सोडा ऐश और पॉलिएस्टर और पेंट्स, फार्मा।
रिपोर्टेबल ऑन द बेसिस ऑफ, बताओ जी। एसेट्स, रेवेन्यू और चलें जी केमिकल्स, तीनों की बेस पर हो रहा है। तो हम कहते हैं एसिड्स की बेस पर भी है, रेवेन्यू की बेस पर भी है, और अब मुझे बताएं दूसरे नंबर पे सोडा ऐश सिर्फ किसकी बेस पर है? बाकी फेल हो रहा है। ये तीनों किसी पे भी नहीं है? नहीं सर, किसी पे भी नहीं है। तो हमने कहा इसका मतलब क्या है? नहीं सर, फिर एक बच्चा सोर्स वाला था, उसको हमने कहा तुझे पास करवाना है ना। कितने लोगों को लगता है कि सर सोर्स हो तो यूज़ करनी चाहिए? फर्म के लेवल पे अगर हो तो यूज़ कर लेनी चाहिए, वरना आप देखिए पॉइंट ये है। नहीं, बाकी जगहों पे कभी कभी होता है कि आप देखें कि अगर आपकी इतनी नीड नहीं किसी और की, फर्म के लेवल पे इसलिए कि सर फर्म के लेवल पे ना हर कोई, तो फिर मेरी बात आप सुनिएगा, क्योंकि सर होता यही है कि कुछ बच्चे होते हैं नहीं मैं फर्म में भी यूज़ नहीं करूँगा। हमने कहा ठीक है, कोई और यूज़ कर लेगा। फर्म के लेवल पर अगर आपकी सोर्स हो यूज़ कर लें, है ना सर। अब वो था एक दफ़ा आईकेप को कहा गया था, आईकेप नहीं मानता। एक दफ़ा कुछ मुल्क के जो असल मालिकान हैं उनका एक चश्मो चिराग था, उससे सीए फाइनल का टैक्स नहीं निकल रहा था। ये बात है 90s की। तो उनसे कहा गया आईकेप को कि यार इस बच्चे का ज़रा ख्याल रखवा दो। उस टाइम पे आईकेप की कौंसल ने एक जवाब दिया, ये बोला सर ये आप चाहें तो इदारा बंद करवा सकते हैं, आप आज बंद करवा दें इस इदारे को, लेकिन ये काम यहाँ पर नहीं होगा। बोला आप आज इस इदारे को, और मैं आपको एक बात बताऊँ, कभी कभी ना देखें एक तो होता है ज़बरदस्ती गुंडे, लेकिन इस किस्म की चीज़ों में ना लोग नहीं कर सकते ज़बरदस्ती। मतलब आप देखें कोई जो अगला बंदा बदमाशी भी करेगा ना, कोई बड़ी चीज़ पे करेगा, इन चीज़ों पे बदमाशी, मतलब क्या एक बच्चे के लिए हम इंस्टीट्यूट के ऊपर इतनी बदमाशी कर दें, है ना। उस ज़माने में तो नहीं करते थे, अब शायद जिस लेवल पे ये लोग हैं कर दें। आ जाएं, आए सर 75। अब हमने कहा यहाँ पर आते हैं 75% रूल पे के हिसाब से। मुझे ज़रा बताएं टोटल एक्सटर्नल सेल्स कितनी है? टोटल सेल्स है, टोटल जो आपकी आ रही ना, टोटल कितनी आई थी? 2732 में से माइनस कर देना 38, तो आपने कहा 2732 थी, इसमें इसने कहा केमिकल्स ने 38 की सेल्स की है इंटरनली। अच्छा अब मुझे बता दें कि इन दोनों की कितनी है, केमिकल्स की कितनी है? 1790 टोटल, इसमें से माइनस करेंगे 38। सोडा ऐश की जो टोटल हमने कहा एक्सटर्नल है वो कितनी है? इनटू 100 कितना हो गया? 73 इसका मतलब है 75% रूल कंप्लाई नहीं हो रहा। अब हमने कहा किसी एक को पकड़ करके क्राइटेरिया मीट करवाना पड़ेगा। फर्ग्यूसन में एक दफ़ा ऐसा हुआ, फर्ग्यूसन में वैसे अब तो खैर चल जाता है सोर्स, लेकिन सिर्फ पार्टनर की। अगर तुम्हारे ख़ानदान में कोई मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर, और वो बोले ना मैं फर्ग्यूसन में करा दूंगा, याद रखना वो टोपी कराएगा, बेचारा नहीं करवा पाएगा। फर्ग्यूसन में उसकी इतनी औकात अभी नहीं है। सिर्फ फर्ग्यूसन के क्योंकि यार उन्होंने कहा हमें बच्चे लेने होते हैं 60, और अगर हमारे कुल मिला के जो है 20 पार्टनर है, हर बंदा एक 2 बच्चे ले आए तो ऐसे ही खत्म हो जाए, तो मेरिट अच्छा बच्चा कहाँ से आएगा। तो उन्होंने पार्टनर लेवल पर भी बड़ा डिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि अगर किसी का बिल्कुल क्लोज, अब ये तो मैनेजर सीनियर मैनेजर का बोला सही है ये तुम करवा, हाँ कोई बहुत ही स्ट्रांग हुआ तो वो इंटरव्यू तक पहुंचा सकता है। सही, इंटरव्यू मतलब टेस्ट तक, मतलब वो आपका क्राइटेरिया मीट ने तो आउट ही हो, टेस्ट तक भी आप पहुंचे, आपने पास किया तो सही, बोले ना आपको हो जाता है। हाँ एक पार्टनर लेवल के, अब एक थे खातून हमारे साथ ना, वो ऐसे आई थी कि फर्ग्यूसन में हमारे टाइम पे भी टेस्ट होता था, वो पार्टनर की बीवी की भांजी थी। अभी तो क्लोज मामला हो गया, और एचआर के जो पार्टनर थे वो मेरे, मतलब ऑडिट भी मेरे, मैं उनको करवाया, मैंने उनके साथ होता था। इधर मैं उनके रूम में बैठा होता, एचआर वाली बंदी आई,
बस अरे फलाने सर की वाइफ की भांजी है, इनका करवाना है। तो बोला हाँ सही है ना, टेस्ट पास कर लिया इसने? बोला नहीं किया। मतलब उसने टेस्ट भी पास है? बोला अबे यार, बट बोला यार पार्टनर का इतना क्लोज रिश्ता है, फिर अगर बीवी के कोई ख़ानदान का हो वो भी क्लोज तो आदमी मना भी नहीं कर सकता है, सही है। फिर उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, इसका खाली इसको अलग से कॉल करके वापस टेस्ट लो, तो और वो देखो कि उसमें क्या परफॉर्म करती है। नहीं फिर अब ये नहीं मुझे पता आगे क्या हुआ उसका, सही है। लेकिन देखो पार्टनर ने भी एक ऐसा नहीं कहा कि चलो इसको टेस्ट पास में ज़बरदस्ती पास कर लो, उसने कहा वापस बुला करके फिर, तो ये कहीं ना कहीं ग्राउंड बन जाता है कि यार ये तो 2 दफ़ा फेल हो गई, अब क्या रखें। लेकिन रख लिया होगा मुझे लगता है अल्टीमेटली। लेकिन ऐसा होता है कि इस लेवल पे, वरना अगर तुम्हारे ख़ानदान में कोई को मैं बोले ना मैं मैनेजर हूँ PwC में, असिस्टेंट करवा दूंगा, नहीं करवा पाएगा। एंड में कुछ ना कुछ टेस्ट तुम्हारा क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तुम्हें टेस्ट पास करना है। आए सर आए, तब हमने कहा सर 75% रूल के हिसाब से किसको रखेंगे आप बताएं? हमने कहा सर क्या आ जाएगा? फार्मा। तो हमने कह दिया कि भैया इसको हमने कहा 75% रूल। और अब हमने कहा रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन से हो गए, जल्दी बताओ? केमिकल्स, सोडा ऐश और फार्मा। उसके आगे लिख देना है ऑन द बेसिस ऑफ 75% रूल, बेसिस ऑफ, सही है। चले सर यहां तक हम क्लियर हैं? हाँ जी अभी बता रहा हूं, वो डिस्क्लोजर के लिए है। किसके लिए है? डिस्क्लोजर। यहां तक हम क्लियर है मेरा बच्चा? पक्की बात है। अब सर आए, अब हम बनाने लगे हैं डिस्क्लोजर, सही है। इसको मिटा दूं। अब सर डिस्क्लोजर का फॉर्मेट ना आप सब मेरे साथ साथ कॉपी, अब तक हम नहीं कहते थे कि यार जो रिपोर्टेबल है उनके बारे में ये डिस्क्लोज कर दो, ये डिस्क्लोज कर दो, तो भाई क्या डिस्क्लोज करो? अब वो आ गया कि उनके बारे में क्या डिस्क्लोज करना है। कौन कौन से रिपोर्टेबल है हमारे पास? अच्छा, इसका जो पहला डिस्क्लोजर होता है ना, उसको आप कोई भी नंबर दे दें, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से दे दें, मतलब डे ऑफ बर्थ, है ना। और आज आपने कह दिया सर मैं हूँ 26 तारीख का, 26 दिया, पहला डिस्क्लोजर जाएगा ऑपरेटिंग, मेरे साथ साथ कॉपी करते जाएंगे, सेगमेंट इंफॉर्मेशन के नाम से। और ये बड़ा ही सिंपल सा डिस्क्लोजर है, ये आपको पास करा देगा। इसके 2 डिस्क्लोजर बनते हैं, और क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और इसका टेस्टिंग लेवल 1 है 8, इसीलिए एग्जामिनर ने अब तक डिस्क्लोजर बनाने का अलग सवाल नहीं पूछा है, फाइनल अकाउंट्स के साथ घुसा चुका है। वो मैं बताऊंगा कि सिर्फ ये फाइनल अकाउंट के साथ जोड़ी बना सकता है, उसके साथ ये बना चुका है, सही है, अलग से, क्योंकि सर ये 8 नंबर के लिए बड़ा हो जाएगा। आई जी, एक्सटर्नल रेवेन्यू, इंटरनल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, अदर मटीरियल इन्फो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेगमेंट प्रॉफिट, सेगमेंट एसेट्स, सेगमेंट लाइबिलिटीज। चलिए जी, कौन कौन से रिपोर्टेबल हैं? केमिकल्स, सोडा ऐश, फार्मा, और यहां पर आप लिख देंगे अदर्स के नाम से एक,
अदर्स और फिर यहां पर आ जाएगा टोटल। ठीक है जी, साथ साथ कॉपी करना है मेरा बच्चा। अब मुझे फिगर बताते जाएंगे। केमिकल्स का एक्सटर्नल रेवेन्यू कितना है 1752 है ना, 1790 पूरा था, उसमें से 38। ये कितना है, ये कितना हुआ 90। इसका इन सब का बाकी हमने कहा इंटरनल 0 है, टोटल 38 आ गया। मुझे बताएं सोडा ऐश का कितना था 216। फार्मा का 252। अदर्स में बाकी दोनों को मिला दो, कौन कौन से दो बचे अदर्स में? सर कौन से आएंगे जो रिपोर्टेबल नहीं होने वाले? हमने कहा पेंट और पॉलिएस्टर। टोटल बता दो 474। और हमने कह दिया सर ये हो गया हमारे पास 2694, 38, 2732, 200। आप सब बोर्ड पे लिखेंगे, कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी का टाइम दूंगा। 252, 474 आ जाए सर। अब इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है हमें, जल्दी से मुझे सवाल में सही बताते जाओ क्विकली। 63, 57, 12 और इन दोनों का प्लस करके पॉलिस्टर और पेंट्स का 39। टोटल कितना हुआ 171। चलिए सर इनका प्रॉफिट तो आपने निकाला हुआ था, सेगमेंट का प्रॉफिट कितना आ रहा है ये केमिकल्स है ना, ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करके। सोडा ऐश 60, 19 इन दोनों का प्लस करके 3054। टोटल 11 आए सर। सेगमेंट एसिड सवाल में गिवन है कितने बताते जाओ। हाँ 600, 444, 130, 2 टोटल। लाइबिलिटीज भी गिवन है तो बताएं जी। 44 ये बताएं, 3 ये बताएं, 90 ये बताएं, 20 तो सर ये हो गया इसका पहला डिस्क्लोजर जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सेगमेंट। आसान था, छपाई मारनी थी खाली, कॉपी कर ले। इसका एक और डिस्क्लोजर इतना ही बड़ा बनेगा। अब तक इसका डिस्क्लोजर बनाने का सवाल अलग से नहीं आएगा। तो याद है वो जो पासिंग क्लास में कहता हूँ कि कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो कि टाइम वेस्ट कराने के लिए होते हैं, ये उनमें से होगा। कर लिया कॉपी, छाप लिया पक्का? इसका मतलब है कि अब हमें कुछ और भी करना पड़ेगा। बेटा कहानियों का वक्त अभी बाकी है। चलिए सर, अब दूसरा जो इसका डिस्क्लोजर है ना वो थोड़ा सा टेक्निकल है, इतना नहीं है। एक काम करें, वो छोड़े, साथ ही कर लेते हैं, मैं लगा दूं चार्ज पे। क्या कह रहा है? उसमें अलग नहीं है, उसके पहले तो बेस समझना, उसकी बेस समझना ज़रूरी है। सर मुझे बताएं, अब आप एक अदद हैं शेयर होल्डर, कौन है? यूनिलीवर के। अब आपने कहा, या चलिए तो फार्म लग रहा है कोई फार्मा कंपनी के, जीएस के, आपने कहा
या ICI, ये तो केमिकल्स में, ICI के ऊपर ये फिट बैठता है वैसे सवाल। तो सर अब आप परेशान, आपने कहा यार ये रेवेन्यू की फिगर है, ये एक्सपेंसेस की फिगर है, ये प्रॉफिट की फिगर है, मैं जब इसको प्रॉफिट एंड लॉस से देख रहा हूँ तो टाई नहीं हो रही। क्यों टाई नहीं हो रही? क्योंकि सर इस रेवेन्यू के अंदर इंटरनल रेवेन्यू भी शामिल है, जबकि P&L में जो सेल्स जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी जाएगी? एक्सटर्नल। दूसरा आपका दिमाग घूमा, आपने कहा एक्सपेंसेस भी वहां पर तो ज्यादा आ रहे हैं। क्यों ज्यादा आ रहे हैं? क्योंकि सर ये सिर्फ ऑपरेटिंग सेगमेंट के, याद है कल वाले सवाल में लैब 1 ऑपरेटिंग सेगमेंट ही नहीं थी लेकिन उसके खर्चे थे। सर आपका HR डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग सेगमेंट नहीं, उसके खर्चे होंगे। तो आपने यार वो भी टाई नहीं हो रहा। इसी तरीके से एसेट्स पे हैं तो आपने कहा सर HR डिपार्टमेंट के पास लैपटॉप्स पड़े हुए, IT के पास सर्वर्स पड़े हुए, वो भी टाई नहीं हो रहे, वो भी ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है सर? देखें कंपनी के अंदर सेगमेंट्स तो होते हैं लेकिन सेगमेंट्स के अलावा भी चीज़ें होती हैं। HR डिपार्टमेंट, रिपोर्टिंग डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट, उनके एसेट्स भी होते हैं, उनके एक्सपेंसेस वगैरह भी होते हैं। तो आपने कहा सर शेयर होल्डर तो परेशान हो जाएगा इसको देख करके, तो इसका मतलब एक और डिस्क्लोजर की नीड है, उसको हम बोलेंगे रिकन्सिलिएशन बिटवीन सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। तो हमने कहा रिकन्सिल, ये मिटाने लगा हूँ मैं, सही है ना। एक और हम बनाएंगे और उसका कॉलम क्या होगा कि जो है रिकन्सिलिएशन बिटवीन सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड, तो आए सर अब वो डिस्क्लोजर बनने जा रहा है, ये एक डिस्क्लोजर और वो जो है हमने कहा ये दूसरा। तो हमने कहा 26 है, वो 26.1 के नाम से आ जाएगा। तो हम शेयर होल्डर भैया को बोलेंगे शेयर होल्डर भैया जो तुम्हें नजर आ रहा है वो सही है लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं। हाय बस अभी बन जाएगा, ये इतना मुश्किल भी नहीं, तुम लोग डरो नहीं ज़्यादा। 26 ही है ना, ये 27 है, 4 दिन बाकी हैं टैक्स रिटर्न में, है ना। और इस दफ़ा आवाम की फुल हालत टाइट की हुई है गवर्नमेंट ने। मैसेजेस तो हर दफ़ा आते हैं लेकिन जो इस दफ़ा जो नहीं करते ना, अच्छा है सर। ये पूछे क्यों अच्छा है? हमारी फील्ड के लिए अच्छा है भाई। देखें ना जितने लोग डॉक्यूमेंट होंगे उतना CAs का वर्क, फिर वो अभी टैक्स के पीछे फिर वो अकाउंटिंग करवाएंगे, अकाउंटिंग के पीछे ऑडिट करवाएंगे, आपको पैसा मिलेगा। सही है। हम मुझे नहीं, आप सबको भी माशाल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी भाई पाकिस्तान में। अभी बड़े बड़े सेठ हैं, छोटे मोटे जो है ना उनको चाहते हैं। आप लोग जब क्वालिफाई होंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों के पास अब फिर वो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। पठान होता है ना, पठान, वो भी बड़े, वो पता है वो बहुत सारे काम कर लेगा लेकिन बैंक में पैसा नहीं रखेगा, सूद है। आफरीदी पठान से, ये सब नहीं कुछ, वो है ना करोड़ों रुपए कंपनी को रेट्स वो देते कि बोलते ना कि मेक मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज। कंपनी को बाकी लोग कहते हैं वही काम 2.5 करोड़ में करके देंगे, पठान कहता है 2 करोड़, शर्त एक कैश चाहिए, बैंक में नहीं चाहिए पैसा। तो अब जब ये पठान ऐसे कितने ये सब आएंगे ना तो सर CAs लॉयर जिनके लिए बड़ा फ़ायदा है माशाल्लाह। क्यों? रिटर्न फाइलिंग, उसके पीछे अकाउंटिंग, उसके पीछे ऑडिट्स। तो सर अभी FBR ने एक और नोटिफिकेशन डाला है, बोला मुल्क के जो 5% सबसे अमीर आदमी ना, हमें पता है कौन अमीर है, हम डेटा निकाल चुके हैं, उनके ऑडिट्स के लिए CA फर्म्स चाहिए लेकिन CA फर्म्स नहीं बिड करेंगे। पूछो क्यों? सर अब FBR ने फंस जाएंगे, बोला नहीं बिट करेंगे। सर बोला वो अमीरों से अगर उनका ऑडिट किया और उनके भर निकाल लिए ना तो FBR तो एक दफ़ा पैसा दे देगा, ये फिर हमें कभी ऑडिटर अपना कुछ भी नहीं रखेंगे। तो फर्म ने बोला FBR को बोलेंगे कोई खुद फर्म बनाओ, खुद ही ऑडिट करवाओ, है ना। फर्म्स कह रहे हैं भाई FBR के चक्कर में जरदारी साहब का नाम निकल आया, खैर अभी उनका नहीं आएगा, तो उनसे कौन पंगा लेगा। वो बोला आपको ऑडिट करना है। चलें जी कॉपी करते जाएं ये भी। तो समझा करें ये बिजनेस की चीज़ें सारी जो है ना आपको वो है भाई
लोग जो है ना समझ नहीं पाते हैं। चलें जी, ये कॉलम है सर। अब बस फर्क क्या है सर, यहां पर हमने रिपोर्ट टेबल जो अभी आपने पीछे किए ना उनको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। अब इसमें भी पासिंग मार्क्स लेना सिखाएंगे आपको, है ना सर। जो इसमें चीजें आसान हैं उनके ऊपर। ये कर लें कॉपी, फिर मुझे रिपोर्टेबल का टोटल बनाए। नॉन रिपोर्टेबल का आप लोग माशाल्लाह ऑलरेडी कर चुके हैं। 474 है, वहीं से उठा रहा हूँ मैं। एक्सपेंसेस कितने, 12 नहीं सॉरी 39। यहाँ पर टोटल आएगा 39। सेगमेंट प्रॉफिट जो था ये 35। एसेट्स कितने हैं, 242 और 98 202 हो गया। अब सर आपने ना इन तीनों का टोटल कर लेना है। 1 2 3 2258। एक्सपेंसेस बताएं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 132। मानते हो कि आगे बताओ। प्रॉफिट 111। एसेट्स 12। लाइबिलिटीज 895। कर लिया कॉपी? हाँ जी, बढ़ूँ आगे। अब इजी थिंग्स फर्स्ट। अब मैंने आपको एक अदद इसका पैराग्राफ छुड़वा दिया था, ऐसा ही है ऑनलाइन वालों। ईशल बेटा इसलिए लिया था फार्मा को हमने 75% रूल पे, क्योंकि उसकी एक्सटर्नल सेल्स सबसे ज़्यादा थी बाकियों में, ठीक है। ईशल नाम का मतलब क्या होता है, आप बता दें। पहले जवाब सुन लो। ईशल नाम का मतलब चले सर बढ़े आगे। अब सर आखिरी पैराग्राफ पे आते हैं। वही बात ये मैंने आपको बता दिया ना कि सर जरूरी नहीं है सेगमेंट के अंदर, और उसमें कंपनी के अंदर सिर्फ सेगमेंट्स ही हो, सेगमेंट्स के अलावा हेड ऑफिस के भी खर्चे होते हैं, बाकी चीजें भी होती हैं ना। तो कह रहा है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड KTL's हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू रुपीज which have not been allocated to any segment. Furthermore, assets and liabilities amounting to rupees 150 million and 27 million have not been reported in assets and liabilities of बोला भाई। तो अब आप सुनना सर, अदर एडजस्टमेंट पे मैं आऊंगा। सबसे पहले एसेट की बात करता हूं। एसेट्स कितने बता रहे हैं जो कहीं रिपोर्ट नहीं हुए हैं? हाँ 150। सर अगर मैंने इसको 150 को यहाँ पर ऐड कर दिया, आप टोटल करो। अब मेरे एसेट्स टाई हो जाएंगे बैलेंस शीट से। टोटल बताओ कितना आ रहा है? हाँ सर अब सुनिएगा, ये रिपोर्टेबल सेगमेंट के एसेट्स, ये नॉन रिपोर्टेबल। बट हमने कहा कंपनी के अंदर हेड ऑफिस के भी एसेट्स होते हैं, IT के HR के, वो कहीं शामिल नहीं थे, वो आ गए यहाँ पे। अब जो ये 1605 है, तो अगर आप बैलेंस शीट में जाके टोटल करेंगे ना एसेट्स का, करंट नॉन करंट, तो एसेट की साइड से 1605 क्या हो जाएगा, टैली, ठीक है। इसी तरीके से HR डिपार्टमेंट की लाइबिलिटीज होती हैं, सैलरीज पेबल, जो किसी सेगमेंट की नहीं हो रही होती है ना। तो अब इसकी लाइबिलिटीज भी दी हुई है, कितनी है जरा बता दो लाइबिलिटीज? 120 नहीं सॉरी सिर्फ 27। कितना हो गया? 1124। क्लियर है? अब ये बैलेंस शीट से एसेट और लाइबिलिटीज आपके क्या हो गए, टाई। ये इसमें ये कॉलम आसान है, इसमें थोड़ा समझ। अब आ जाए सर दूसरी एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेंसेस के बारे में भी इसने बताया हुआ है।
कि 75 मिलियन के हेड ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, ऐसा ही है। अब सब बच्चे सुनिएगा, सर ये एक्सपेंसेस किसके हैं? इसमें हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस, पीएनएल के अंदर इससे ज्यादा एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, मानते हो? क्यों आ रहे होंगे? क्योंकि सर हेड ऑफिस के एक्सपेंस, क्योंकि इस कॉलम को टोटल करना है बैलेंस शीट से, कि शेयर होल्डर जाके बैलेंस शीट और पीएनएल देखे तो उसको नजर आए। तो यहां पर मैं क्या ऐड करूंगा? 75। अब मैंने कहा जो बंदा पीएनएल से एक्सपेंसेस टैली करेगा उसको समझ में आ जाएगा कितना हो गया टोटल। हाँ 240 मानते हो। अब आते हैं सर आगे, इसका इम्पैक्ट कहीं और आएगा 75 का प्रॉफिट। सर अगर मैं एक्सपेंसेस बढ़ा रहा हूं तो ये तो सिर्फ सेगमेंट के प्रॉफिट है ना, बाकी उस टोटल कंपनी के प्रॉफिट में से तो एक्सपेंसेस भी माइनस होंगे, तो जो एक्सपेंसेस तो इस 75 से क्या हो जाएगा, है ना सर? देखें सर ये सेगमेंट का प्रॉफिट है, इसके अंदर हेड ऑफिस के एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए हुए, हेड ऑफिस ने कुछ कमाया नहीं है, खर्च तो किया है ना, तो वो खर्चे तो माइनस करो, तो ये तो तुमने टोटल कमा लिया, रिपोर्टेबल से इतना कमाया, नॉन रिपोर्टेबल से इतना कमा लिया। अब जो खर्च जो है वो है, उसको खर्चे तो माइनस करो, हेड ऑफिस ने कुछ कमाया नहीं, सिर्फ उड़ाए, तो उड़ाओगे तो देखा जाएगा कितना हो गया 10। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपका अदर एडजस्टमेंट। एसेट को ऐड करो, लायबिलिटी को ऐड करो, एक्सपेंसेस को ऐड करो और उसका रेसिप्रोकल इंपैक्ट कहाँ डालोगे? प्रॉफिट में। अब आते हैं सर, ये सेल्स भी जो है ना टोटल सेल्स है, लेकिन पीएनएल में ये सेल्स रिपोर्ट नहीं हुई हुई होगी, इसमें जो इंटर सेगमेंट सेल्स है वो क्या हुई हुई होगी? माइनस। तो कितनी है? 38। ऐसा ही है, मानते हो? 38 माइनस कर दिया मैंने। अब सर इसके साथ एक और चीज भी होगी, वो क्या है सर? इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट पे भी तो इम्पैक्ट आएगा। तब हमने कहा सर जरा मुझे बताएं, ये कह रहा है एट अ कंट्रीब्यूशन मार्जिन, इसको आप जीपी परसेंटेज समझें, वो कितना है? 30। मतलब एक सेगमेंट ने दूसरे सेगमेंट को जो सेल्स की उसके अंदर अपना प्रॉफिट कितना रखा है, तो आपने कहा सर वो 30% प्रॉफिट में क्या कर दूंगा? माइनस। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है? 30% इसका, 38 का 30% कितना हुआ? 11.4। समझिएगा सर, ये जो 38 की सेल्स है ना, ये एक सेगमेंट ने दूसरे को किए। अब इसने उसमें अपने अंदर क्या शामिल किया होगा? प्रॉफिट भी शामिल किया होगा, है ना? बोला प्रॉफिट को क्या कर दो? एलिमिनेट कर दो। मुझे बताओ अगर ये प्रॉफिट में एलिमिनेट कर दूंगा, हाँ, तो ये कितना हो गया टोटल? अब हमने कहा था मैं इसको मिलाना पड़ेगा 1077 को, और प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के बाद बताओ कितनी फिगर है? 1065.6 और ये कितना आ गया? 26। अब सर ये जो फिगर्स है ना, ये किससे टैली करेंगी? जो पीएनएल में शुरू की 3, 1 2 3, ये किससे टैली करेंगी? और ये दो, तो अब तक जो हम कहते थे कि ऑपरेटिंग सेगमेंट वाले में अलग इन्फॉर्मेशन बतानी है, वो अलग इन्फॉर्मेशन ये है, सही है? अब जो यूनिलीवर है, अच्छा यूनिलीवर नहीं बताता क्योंकि यूनिलीवर लिस्टेड कंपनी नहीं है, लेकिन अगर यूनिलीवर लिस्टेड कंपनी होता तो यूनिलीवर 3 सेगमेंट्स को अलग बताता, तो उसके 3 ही बनते थे, है ना? उन तीनों की चीज़ अलग बताता, फिर ये अलग करता। तो आप सर इस नोट को समझें, जो बंदा पढ़ने वाला है ना उसको बड़ी अच्छा बिजनेस का आइडिया देगा कि अच्छा जो कमा रहा है उसके ये खर्चे हैं, जो कमा नहीं रहा, जो हेड ऑफिस में बैठ के ठंड मचा रहा है उसके ये खर्चे हैं, है ना? सर ये बड़ा ज़रूरी होता है। मैं हाँ जी सर सेल में तो प्रॉफिट शामिल होता है ना, तो 70% लेके नहीं चलेंगे हम? नहीं, सेल्स तो टोटल माइनस करेंगे, प्रॉफिट के एलिमेंट अलग से निकालेंगे। सेल्स तो 38 टोटल हमने माइनस की, इंटर सेगमेंट जो भी सेल्स थी पूरी उड़ाएंगे। हमने कहा भैया ये सेल्स एक्सटर्नल नहीं है, इंटर है। सर यहाँ पर सवाल ये होना चाहिए सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं आया? सर ये ऑपरेटिंग है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और आइडियली इस लेवल पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात होती है। वो बोलते हैं भैया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के चक्करों में क्यों नहीं पड़ो।
हम कल पढ़ेंगे कि उसमें ये कहता है कि भैया कुछ केसेस में आप गहराई में जाने के चक्कर में चीज़ें क्या कर लेते हो, भूल जाते हो। सही नहीं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर ही नहीं ना, डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे आ गए। इम्पैक्ट तो वही है, प्रॉफिट पे जो तो हमने कहा नेट इम्पैक्ट प्रॉफिट पे ले लिया ना। इम्पैक्ट तो वही है। आए सर आए, तो अब हमने कहा आपका होमवर्क है, इसके बाद एक सवाल आ रहा है, उसका डिस्क्लोजर बनाना है जिसको हम कल करेंगे। कल की क्लास मोस्ट प्रोबेबली इस टॉपिक की आखिरी क्लास होगी। 11 से 1 क्लास है कल। देखें टाइम टेबल फाइनल हो चुका है, मैंने आपको बताया। वेडनेसडे को इस चक्कर में हूँ मैं कि मैं थोड़ी सी क्लास लंबी कर दूँ, अगर आप लोग मेरी ही क्लास के लिए आ रहे हैं तो। सही है ना? सीलो कितने बजे? आपकी क्लास के बाद ही 2:30 से 4 आपकी भी थी कल, फिर उसके बाद 4 बजे सीलो। सही है। सीलो कितने लोग हैं सीलो वाले? सही है। तो अगर जो है मैं इसको सोच 2 बजे कर दूं, वेडनेसडे को देखता हूँ इनसे, तो अगर 2 बजे मैं कर देता हूँ ये सुबह थोड़ा सा इनके नहीं थोड़ा सुबह इनके पास थोड़ा रूम्स का मसला है। कन्वर्ट ज़्यादा एग्जाम्पलर में माशाल्लाह कोई 100 से ऊपर बच्चा हो गया, मतलब TSA वाला मॉडल आ रहा है कि कॉलेज कन्वर्ट 6 महीने बाद यहाँ से चले जाएगा। कन्वर्ट 6 महीने बाद चले जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं कहीं और शिफ्ट। सही है। ये जब तक जगह बंद नहीं रही ना तब तक जो है चले। सर यहाँ तक क्लियर है? कल की क्लास में मैंने कहा ना इसका आखिरी होगा, लेकिन हम इसका ये करेंगे, इसके और सवाल देखेंगे इसका। अच्छा आईकेप देखो, आईकेप की लॉजिक समझो। ये सवाल 8 नंबर में फिट हो सकता है, तो आईकेप ने ना इसको मैंने क्या कहा, अकेले पूछे जाने के इसके चांसेस कम है, बट हमें पता होना चाहिए। आईकेप ने एक दफ़ा सवाल बनाया कि डिस्क्लोजर बना करके दे दिया और कहा इसमें गलतियां निकाल दो। वो 8 नंबर में आईकेप पूछ चुका है ना। गलतियां निकालने में तो आप माहिर होते हैं। ठीक है चलिए सर, आज की क्लास से क्विकली हम आएंगे स्टोरी टाइम पे, और आज की क्लास में स्टोरी टाइम पे जब हम आएंगे तो हमने कहा कि हमें, ठीक है, हमें एक चीज़ याद रखनी है कि सर जो नौजवान एक चीज़ हम लोग कर जाते हैं, देखें डिसएग्रीमेंट होना कोई बुरी बात नहीं है। हम समझते हैं कि हमें किसी के साथ भाई डिसएग्रीमेंट आपका हो सकता है, लेकिन रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट होना चाहिए। होता है ना आपको, मैं आप में से बहुत सारे कितने लोग हैं जिनको अम्मा अब्बा की हर बात सही लगती है। खवातीन बोलने लगती इनको भी नहीं है। अम्मा अब्बा की बहुत सारी, जब मोबाइल रात को यूज़ करना अम्मा मानो कहती है नहीं यूज़ करो, तो इनको वो बात अच्छी नहीं लगती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए डिसएग्रीमेंट आपका कुछ कॉन्सेप्ट्स पे अम्मा अब्बा के साथ भी होता है। आप अम्मा अब्बा को आपको फील होता है कि यार वो अपने हिसाब से सोच रहे हैं, वो आज के हिसाब से, और आपको लगता है कि आप अपने हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताऊँ एक वक्त आएगा कि आपको लगेगा कि यार मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ों में अम्मा अब्बा सही है। आपको फील होगा। मेरा एक बहुत ही अच्छा जिगरी दोस्त था, मेरे अब्बा को नहीं पसंद था, वो नहीं पसंद था। वो मेरे अब्बा ने कहा कि यार ये तेरा दोस्त सही नहीं है, नहीं अभी नहीं इतना। मेरे अब्बा ने मुझे कहा कि यार इससे जो ना थोड़ा दूर रहे। मैंने कहा यार अब्बा आपको क्या पता, अच्छा दोस्त। असल में साफ सी बात है यार, लोअर मिडिल क्लास वो अमीर वाला लड़का था। अमीर तो नहीं था, माँ बाप मतलब मिडिल, अमीर माँ बाप का इकलौता था। हमारे पास पैसे नहीं होते, तो उसके पास पैसे बहुत थे, तो दोस्तों को खूब पार्टियां कराता था। मतलब उसके पैसों से बैलेंस डलवा के हम किसी और से बातें कर लेते थे। सही है। तो वो बहुत अच्छा दोस्त था, हमें यूँ लगता था। लेकिन अच्छा अब्बा ने हुआ ये कि एक दफ़ा हम तरावी पढ़ के निकले, 27वीं 28वीं कोई शब थी। अब्बा ने ना मस्जिद के बाहर मिले और उसको बोला तो दूर लाकर। सही है। मुझे बोला था यार अब्बा, मैं थोड़ा नाराज़गी भी हुई। लॉन्गर रन में जा कर के कुछ ऐसे वाक़ में अब्बा सही कहते थे यार, सही आदमी नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं, मतलब हर केस में नहीं, लेकिन आपको ये बात फील होता है। अभी वो अभी भी दोस्ती हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन उस लेवल की
नहीं है, मतलब पहले होता ना कि यार उसका फ़ोन आया तो कुछ भी करके उठाना है, मिस हो गई तो कॉल बैक करनी है। तो अब मैं कॉल बैक तो करता हूँ, लेकिन कभी 1 दिन बाद, कभी 2 दिन बाद, मतलब वो प्रायोरिटी लिस्ट से क्या हो गया है, क्योंकि उसने कुछ ऐसी हरकतें की, मतलब समझ में आ गया। तो सर लेकिन वही बात है कि देखें, डिसएग्रीमेंट होगा, और मैं आपको बता दूँ, अगर आप डिसएग्री नहीं करते ना, मतलब हर बात में आप यूँ करते हैं, तो इट शोज़ कि आपकी पर्सनैलिटी वीक है। देखें, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, सही है ना, वही रिस्पेक्टफुल, लेकिन डिसएग्रीमेंट, अगर आपको यार कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तब अपना व्यू दें। हो सकता है कि आपका व्यू सही हो और आपके अंदर अम्मा अब्बा को कन्विंसिंग पावर भी अगर आपको लगता है सही हो। तो एक होता है कैसे लॉजिक के साथ, लेकिन मैंने आजकल देखा है कि लोग डिसएग्रीमेंट में रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। डिसएग्रीमेंट आपका आपको बहुत जिगरी दोस्त के साथ, अम्मा अब्बा भाई बहन के साथ डिसएग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन प्यार कम नहीं होता है ना। यही कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होना चाहिए कि यार आप हर एक की, अल्लाह ताला ने अगर हर एक को एक जैसा बनाया होता ना, तो सर दुनिया बेरौनक होती, सब एक जैसा। यही तो डिसएग्रीमेंट्स तो खूबसूरती हैं। तो भाई डिसएग्रीमेंट, मेरा अपने पार्टनर्स के साथ कुछ चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट है, सही है, कुछ चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट है और शदीद डिसएग्रीमेंट है। वो कहते हैं ऐसे, मैं कहता हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए। वो मुझसे बड़े हैं, लेकिन मैं उनको कहीं ना कहीं वो कन्विंस करता हूँ, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, कहीं उनसे कन्विंस हो जाता हूँ। लेकिन कन्विंस नहीं भी होता ना, मैं कह रहा हूँ कि आपकी रिस्पेक्ट में मैं ये काम कर रहा हूँ, बट मेंटली आई एम नॉट अलाइंड विद यू। तो ये डिसएग्रीमेंट बहुत, सर साजिद और मेरा 10 में से 8 बातों में डिसएग्रीमेंट है, सही है नहीं, 10 में से 8 वो अलग, भाई वो अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूँ, उनका माइंडसेट अलग है, मेरा माइंडसेट अलग है। सर मुनीर से भी डिसएग्रीमेंट बहुत सारी बातों पे है, सही है ना, लेकिन शायद उस लेवल का नहीं जो मेरी और मतलब सर साजिद के बारे में, मतलब कभी मीटिंग होती है जब, तो सर साजिद की एक राय होती है और मेरी एक राय होती है। टीचर्स कुछ बोलते नहीं, वो सर साजिद के साथ चलते हैं। तो मीटिंग पे भी बोलता हूँ कि हक को हक कहना ज़रूरी है। मतलब पॉइंट ये है कि देखा ना, मैं रिस्पेक्ट उनकी अपनी जगह है, बट यार वो अलग सोचते हैं, मैं अलग सोचता हूँ। तो मेरा पॉइंट ये कि ज़िंदगी में याद रखें, आपका डिसएग्रीमेंट लोगों के साथ होगा, और हमने इसको ये कर दिया कि डिसएग्रीमेंट होना बुरी बात है। नहीं, डिसएग्रीमेंट करें लेकिन रिस्पेक्ट। कभी कभी मेरे पार्टनर और हमारे साथ ऐसा डिसएग्रीमेंट होता है, लेकिन बाहर निकल के फिर वही तफरी वफरी ये वो। डिसएग्रीमेंट इज़ नेसेसरी। अब हर बात पे किसी की एग्री करेंगे तो अगला आपको मिस यूज़ करना शुरू कर देगा। और ये आपको बता दूं, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की निशानी है। एक सहाबी रसूल है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। उनका पूरी जमात के साथ काफ़ी जगह पे क्या हुआ है, डिसएग्रीमेंट हुआ। लेकिन कभी आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, इस्लाम सबसे ज़्यादा फैला किसके दौर में, क्यों सर, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की दोस्ती बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके बारे में मशहूर था कि इनका डिसएग्रीमेंट होता था। कुरान की एक आयत है, उसका मफ़हूम है कि जब नबी तुम्हारे पास हो तो तुम अपनी आवाज़ें क्या करो, नीचे रखो, सही है। तो वो क्या था, हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर का एक डायलॉग था। कुछ बात चल रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे, तो उनका किसी बात में भी हो गया डायलॉग, डिसएग्रीमेंट था, तो कहीं थोड़ी सी आवाज़ हो गई लाउड। तो अल्लाह ताला ने वहीं पे क्या किया, अदब सिखाया। कई जगहों पे अल्लाह ताला ने कुरान में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बात की तायद भी की कि ये जो है ना। इसी तरीके से एक आखिरी बात, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कभी कोई जंग, मतलब जब वो मुसलमान नहीं थे तब भी, मुसलमान होने के बाद भी, हज़रत अबू बकर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में से जाने के बाद ना, हज़रत अबू बकर हज़रत उमर का उसके ऊपर भी बात थी। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना उनको बनाया हुआ था चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं, हज़रत उमर ने कहा कि नहीं जो है ना, इनको हटाएं। हज़रत अबू बकर ने कहा नहीं, मैं तो नहीं हटाऊंगा। फिर जाहिर सी बात है, खलीफा का एक दर्जा तो नहीं हटाया। हज़रत उमर ने
आते ही सबसे पहले उनको क्या कर दिया, क्यों हटाया? बोला लोगों का ईमान बन रहा था कि खालिद जंग जिता रहा है। बोला यार ईमान बनाना था, खालिद नहीं, रब्बे खालिद जंग जिताता है। उन्होंने, और दूसरे साबित नाम याद है, उनको जिताया, और उस हाँ अबू उबैदा, और उन्होंने इस्लामिक हिस्ट्री की उस टाइम की वन ऑफ द बिगेस्ट जंग जीती उनके बगैर भी। तो पॉइंट क्या था, गोइंग अगेंस्ट दी ऑड। देखो दुनिया में जिन्होंने जो है ना तरक्की भी की ना, उनके अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी थी कि वो दे नो हाउ टू डिसएग्री रिस्पेक्टफुली। जो आप दुनिया के हिसाब से आज देख लें, मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इनको लोगों ने नहीं कहा होगा कि भाई तुम कॉलेज छोड़ रहे हो, क्या कर रहे हो, हार्वर्ड छोड़ रहे हो। उनका इलॉन मस्क दुनिया का रिचेस्ट आदमी है इस वक्त। सर उसको है ना लोगों ने कहा तू पागल हो गया, तू मार्स पे कह रहा है मैं रॉकेट भेजूंगा। 3 दफ़ा फेल हुआ है, मतलब दिवालिये पे आ गया था, उसका क्या था। और यहाँ पर लोग जो हैं, मेरे कुछ दोस्त, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम यार बेगम से डिसएग्री नहीं कर सकते हो। मतलब उसने कह दिया पिकनिक पे नहीं आना, तो उनका यही तो आर्ट है। देखो जो आदमी औरत को कन्विंस कर सकता है, संभाल सकता है ना, वो दुनिया फतह कर सकता है। मैं सच बता दूं, ठीक है क्यों भाई? और मैं आपको बता दूं ये भी लोगों को लगता है कि मुश्किल है ना। अहमद टाइप के लड़कों को बहुत अच्छे से पता है कैसे करना है। चले सर हम मिलेंगे, अरे अहमद नहीं अब्दुल्ला, सही है। हम मिलेंगे अगली क्लास में कल 11 बजे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।